रही बात लिबरलिज्म की, ये आखिरी थ्योरी है जिसमें इंसान सोचता है और इंसान बहुत ही ज्यादा इस थ्योरी को प्रोपेगेट भी करता है कि ये थ्योरी जो है इसको अपनी बका का नजरिया भी समझता था इंसान। तो याद रखिएगा, जो लिबरलिज्म की थ्योरी है वो ये कहती है कि इंसान बेसिकली बाय बर्थ आजाद है, वो जो चाहे करे और जितना चाहे कमाए, जिधर चाहे लगाए, ये उस पर डिपेंड करता है। स्टेट हैज नथिंग टू डू विद इट, स्टेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये थ्योरी है जी लिबरलिज्म, आपने याद रखना। ये थ्योरी 90s से, बल्कि इसको हम मोर स्पेसिफिकली कहें तो 98 के बाद लिबरलिज्म के अलावा कोई थ्योरी नहीं थी इंसान, ओनली लिबरलिज्म एक्सेल कर रही थी। कम्युनिस्ट भी खत्म हो चुकी है, फैशिज्म भी खत्म हो चुकी है, सारी थ्योरीज खत्म हो चुकी हैं और एक थ्योरी कौन सी रही है हमारे पास जी? लिबरलिज्म। आप बताइए दोस्तों, चलती आ रही है और चलती आ रही है और ये वक्त आ जाता है 2019 का, 2018 का, अब हम 23 में खड़े हैं। अब बताए लिबरलिज्म थ्योरी भी खत्म हो जाती है, इसका भी डाउनफॉल आ जाता है। एंड नाउ वी आर डाउन टू जीरो। अब हमारे पास कोई थ्योरी नहीं बचती है। मैंने क्या कहा था शुरू में कि इंसान थ्योरीज में सोचता है, जितनी अच्छी थ्योरी होगी उतना वो एक्सेल करेगा। और अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास थ्योरी ही नहीं बची है, खत्म हो गई है, लिबरलिज्म खत्म हो चुकी है। ये कैसे हुआ, इस चीज को भी हम समझते हैं। या अगर किसी न किसी फॉर्म में, सूरत में वो चल भी रही है तो अनकरीब कैसे खत्म हो जाएगी, इस चीज को हम समझते हैं। और ये आपके टॉपिक से भी रेलेवेंट। वो कहता है कि 19 हरारी लिखता है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी में। युवल नोआ हरारी की बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा राइटर है। वो लिखता है कि 21st सेंचुरी में ना सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे पास वो है टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा चैलेंज जो इंसान अभी फेस कर रहा है एज ए ह्यूमन, उसकी बका के लिए, वो क्या है जी? टेक्नोलॉजी। ये हरारी कहता है। वो बुनियादी तौर पर कहता है कि 1938 में और उससे पिछले दौरों में जाए ना आप, तो इंसान को जितना मर्जी एक्सप्लॉइट किया गया था, जंगें हुई थी। अब दुनिया की 2 बड़ी जंगें मैंने बताई है ना, तो आपको पिछली सेंचुरी में हुई है। इतना ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन एट द एंड जो चीज मैटर करती थी वो इंसान था। वो कहता वो इंसान इतनी मार खा के भी जब बाहर निकलता था, बिल बोर्ड्स पे देखता था, तो उसको तस्वीर अपनी नजर आती थी। उसको दिखाया जाता था कि आप ही फ्यूचर हैं। ये 1938 और पिछली सेंचुरी की मुवाफा। लेकिन अब आपको पता है, हरारी कहता है कि अब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी ये रेवोल्यूशन, यानी ये जो उसने ये सारा जो नतीजा निकाला है, वो इस चीज पे आके रुकता है कि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो गया। ये ग्लोबलाइजेशन है, एंड दिस इज ग्लोबलाइजेशन फेज 4। बच्ची बता रही थी कि ये इंटरनेट जो है वो 72 से निकला है, लेकिन असल में इंटरनेट जो है, इसका मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है? 2 आप कंप्यूटर जोड़ देंगे तो वो भी एक नेटवर्क बन जाएगा। ये इंटरनेशनल नेटवर्क है जो 90s के बाद बहुत ज्यादा एक्सेल हुआ। और आपने देखा कि दुनिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की इसके बाद, कंप्यूटर्स की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में। अब हरारी जो 2 मेन अपने चैलेंजेस बताता है वो है एआई एंड ऑटोमेशन। ये 2 मेन चैलेंजेस हैं। ये इंटरनेट की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं दोनों। अब देखिए एआई क्या है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हरारी कहता है कि इंसान जो है ना, शुरू में इसको अपने बाहर वाले माहौल पर ज्यादा एक्सेस थी। वो इस चीज को, इस चैप्टर को नाम देता है फ्रॉम किलिंग मॉस्किटोज टू किलिंग थॉट्स। इंसान पहले सिर्फ मच्छर मार सकता था, इतनी इसके पास ताकत थी।
वो एक्सटर्नल माहौल को जज कर सकता था, वो एक्सटर्नल चीजों को क्या कर सकता था, देख सकता था। अगर आप इस बात को नोट करें तो आपको पता चलेगा कि इंसान ने आज तक जितनी चीजें एक्सप्लॉइट की हैं उनमें उसको पता नहीं चला कि वो करता क्या आ रहा है। आप देखिए, उसने मौसम का क्या हाल कर दिया, उसने क्लाइमेट को डिस्टर्ब करके रख दिया, उसने जितनी एक्सप्लॉइटेशन हो सकती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की। अब तक जितनी तरक्की हुई है ये एट द कॉस्ट ऑफ नेचर हुई है। आपने जितनी चीजें बनाई हैं, जितनी आपने रेवोल्यूशन लाई है, इनोवेशन लाई है, ये एट द कॉस्ट ऑफ नेचर लाई है। एंड नाउ नेचर बैकलैश, अब तो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसका मतलब नेचर बैकलैश। बैकलैश का मतलब होता है नेचर आपको अपना आप दिखाएगी आप। एंड इट्स हॉट वर्सेस हॉटर डिबेट। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में भी, और अभी हमने एक्सपीरियंस किया 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स ने क्या कर दिया। आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ डैम बनाने का मसला नहीं है, ये एक ग्लोबल राइज इन क्लाइमेट चेंज है, ये ग्लोबल वार्मिंग है जो दुनिया के मालिक को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। अब तक पाकिस्तान 0.5 में इतनी एमिशन करता है, बस 0.5% दुनिया की एमिशन में पाकिस्तान का हिस्सा है। और चाइना और अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमीज एमिशन का हाफ से भी ज्यादा रोल प्ले करती हैं, और उनकी एमिशंस की वजह से हमारे यहां और अफ्रीका के जो गरीब मुल्क हैं वो सफर कर रहे हैं। आपको पता है, इसीलिए एंटोनियो गुटेरेस जब आया था पाकिस्तान में, उसने बुनियादी तौर पर, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल है, उसने बुनियादी तौर पर एक बात को हाईलाइट किया था कि ये जो इतनी तबाही हो चुकी है, इसके लिए दुनिया की अक़वाम को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करें। क्यों? लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि तबाही तो इनके मुल्क में हुई, हम क्यों मदद करें इनकी? इसलिए कि ये ग्लोबल राइज है, और इस दुनिया में जो भी कोई अनएक्सेप्शनल इवेंट होगा उसके लिए हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एक मोटरसाइकिल चलाने वाले से लेकर एक गाय पालने वाले तक। खैर, ये एक बात की डिबेट है कि एक गाय पालने वाला भी किस तरह कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग। खैर, तो हरारी लिखता है कि इंसान ना अपने बाहर की चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकता था पहले, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके नताइज क्या हैं। वो कब पता चल रहे हैं? आज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी? 1800s में। 1800 से लेकर 2023 तक अब हमें पता चल रहा है कि इंसान ने जितनी नेचर की एक्सप्लॉइटेशन की है उसका इतना बड़ा इफेक्ट आया, और अब इंसान तरीके ढूंढ रहा है कि इसको रिवर्स किया जाए। अब पता ना, अब नई टेक्नोलॉजीज ढूंढ रहा है कि कार्बन को कैप्चर किया जाए, उसको दोबारा वापस लाया जाए। और अब इंसान न्यूक्लियर पावर की तरफ और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा है। वो कहता है कि फ्यूल कंजम्पशन कम से कम की जाए ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो और हम अपने माहौल को सेफ रख सकें। यह बात काश उसने पहले सोची होती, लेकिन सोचता कैसे? आपको तो उसको पता ही नहीं था। 1800s की रेवोल्यूशन के बाद उसको पता ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब आपने याद रखना है कि अब जो मेन पॉइंट है वो कहता है कि इंसान अब अपने अंदर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, फ्रॉम किलिंग मस्कीटोज टू किलिंग थॉट्स। मच्छर मार सकता था, अब उसकी इतनी पावर हो जाएगी कि वो अपनी थॉट्स को भी मार सकेगा। दिस इज द मर्जर ऑफ इंफोटेक एंड बायोटेक रेवोल्यूशन। ये जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये जो एआई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आप कहते हैं। आपको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं। हम पिछले दिनों डिस्कस कर रहे थे, तो ये एग्जांपल मैंने कोट भी की थी कि आप देखें कि आप अपने गांव वाली साइड पे देखें, कभी आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि यार सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ज्यादातर जो मजदूरी के काम है, ये गंदम काटना, ये वो दूसरी तीसरी चीजें, ये लोग पहले खुद किया करते थे। लेकिन आपने देखा कि लोग जो है वो कंफर्ट सीकिंग के चक्कर में सारे का सारा काम मशीनों पर ले गया। आपने देखा, ना चाहते हुए भी आपने इस बात को नोट किया होगा
पहले लोग शाम को जाया करते थे, दिन दिन भर रहा करते थे, विद फ्यू एक्सेप्शन कभी भी जाते हैं लोग कुछ, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं वो काटने से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर थ्रेशिंग तक और अता के उठाकर दाने गंदम के अंदर रखने तक सारा क्या आ गया जी, मशीन आ। पहली चीज में ऑटोमेशन ने इंसान को पीछे छोड़ दिया। आपको मैंने क्या बताया था 1938 में, वो कहता था कि इंसान जब बोर्ड्स पे देखता था तो वो हीरो था। दिस इज रेलेवेंसी। और अब देखें, अब इंसान को मशीन ने रिप्लेस कर दिया। अब मुकाबला किसका है? इंसान का और मशीन का मुकाबला रह गया। इस चीज को आप नोट करें। अरारी लिखता है कि अमेरिका में इलेक्शन हुए, हमारे यहां तो खैर छोड़ ही देना, हमारे यहां तो एजेंडा मुख्तलिफ होता है, हम वर्ल्ड पावर्स की बात करेंगे जो इन एजेंडाज के ऊपर काम करती हैं। वो कहते हैं ट्रंप आया तो उसने ये कहा कि यार मेक्सिको की तरफ दीवार चढ़ा दो, चाइना के साथ लड़ाई करो। किसी ने ये नहीं बोला कि यार इंसान, उसने कहा कि अमेरिका की जो नौकरियां गई हैं, उसने एक्सप्लेन किया उसको कि फला फला बंदे आके इमिग्रेशन करके आपके मुल्क में रहेंगे और आपकी नौकरियां ले जाएंगे, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि इंसान की नौकरी एआई छीन रही है, ऑटोमेशन छीन रही है। आप देखें, ये तो मैंने एग्रीकल्चर की आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है कि उन सारे मजदूरों का क्या हुआ जो एक बहुत बड़ा सेटअप चलाते थे। इससे आप गए, नंबर 1 एग्रीकल्चर गई आप, यानी ये मैकेनाइज्ड हो चुकी है, ठीक है। इंसान इसमें पीछे रह चुका है। इंसान हीरो था एक दौर में, अब मशीन हीरो उसको नजर आती है, ठीक है। ये नंबर 1 रेवोल्यूशन जिसमें इंसान इररेलेवेंट हो चुका है। राडी कहता है कि ये जो वार है ना, एक्सप्लॉयटेशन वर्सेस इररेलेवेंसी, ये वार बड़ी खतरनाक है, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इंसान लड़ सकता था, इररेलेवेंसी के खिलाफ नहीं वो लड़ सकेगा। अब राडी कहता है कि आजकल डॉक्टर बनने पे लोग बड़ी तवज्जो देते हैं ना, एक वक्त आ जाएगा एआई डॉक्टर्स होंगे, कोई मसला ही नहीं होगा, बंदा जाके सामने बैठेगा, एआई डॉक्टर उसको असेस करेगा और उसको दवाई खिला देगा, दैट्स इट जी। अब तो ऑटोमेटिक कारें तो वैसे भी आ चुकी हैं, ड्राइवर गए जी, गंदम काटने वाले पहले जा चुके थे, डॉक्टर भी चले गए, ड्राइवर भी चले जाएंगे। व्हाट एल्स, क्या रह गया? इस बात को अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ये जो इंफोटेक और बायोटेक रेवोल्यूशंस हैं, इंफोटेक तो होगी ना ये इंटरनेट वाली, और बायोटेक, बायोलॉजी ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया। अब क्या, अगर आप में से किसी ने जुरासिक वर्ल्ड देखी है तो उसमें वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोलता है। वो कहता है कि आज तक इंसान ने ना अपने इर्द गिर्द की पावर को एक्सप्लॉइट किया, जेनेटिक पावर को एक्सप्लॉइट नहीं किया। अब क्या, जब इंसान जेनेटिक पावर को अनलीश कर देगा उस वक्त वो उसके कंट्रोल में भी नहीं रहेगी। अब क्या, अगर इंसान किसी डायनासोर का जीन्स लेकर उसका क्लोन बना देना, उसी जैसा एक डायनासोर बना दे, क्या आप जानते हैं कि वो कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए कि उसने जेनेटिक पावर को एक्सप्लॉइट कर दिया। तो ये है बायोटेक रेवोल्यूशन। इस फील्ड में बायोलॉजी ने भी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तो कई सारे बंदे हमने आउट कर दिए। आते हैं हम स्पेस की तरफ। आपको पता है जितने रॉकेट्स बनते हैं, स्पेस शटल्स जाती हैं, ये बहुत पुराना दौर हो गया कि वो इंसान बनाते थे, अब रोबोट्स बनाते हैं। आप में जो कोई बंदा जाके इंटरनेट पे सर्च करे नासा का कि रॉकेट कैसे बनता है, आपको सारा रोबोट बनाता हुआ दिखाई देगा। 3D बड़े बड़े प्रिंटर्स आ चुके हैं। इंसान यहां पर भी इररेलेवेंट हो चुका है। इंसान फ्यूचर में फिर करेगा क्या? क्वेश्चन तो ये रह गया। अगर इंसान हर फील्ड से आउट होता जा रहा है, मजदूरी वाले, हाथ वाले जितने काम थे उनसे वो आउट हो गया, तो वो करेगा क्या? बचेगा क्या उसके पास? आपने याद रखना है, अरारी लिखता है कि आपके पास एक स्किल रह जाएगी जो बड़ी स्किल होगी और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। सिर्फ उसके पास जो पावर रहेगी वो सोचने की रहेगी। ऐसे इंसान के पास जॉब्स होंगी जो सोचने की ताकत रखते होंगे। बस सोचना है, नया सोचना है, नई चीज लानी है। क्या पता ड्राइवर तो कारें आ जाएंगी, ऑटोमेटिक कारें आ जाएंगी, बंदा पीछे बैठेगा तो वो ड्राइव करके ले जाएंगे जी। डॉक्टर एआई आ जाएंगे जी।
इंजीनियर जनाब वाला वो रोबोटिक्स का हमने बता दिया कि बड़ी बिल्डिंग बनाना कोई काम ही नहीं होगा, रोबोटिक्स के जरिए बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी। रॉकेट्स बनाना कोई काम ही नहीं होगा, वो 3D प्रिंटर बना देंगे। ठीक, छोटे मोटे काम तो सारा रोबोट कर देगा। अब तो अभी भी ये आप यूट्यूब पे देखें, ये जापान में, सऊदी अरेबिया में बड़े बड़े इन जगहों पे रोबोट्स, एयरपोर्ट्स पे रोबोट्स सफाइयां कर दें। अब सफाई वाले का तो काम गया ना जी, स्वीपर कहां गया आपका, खत्म हो गया। रोबोट सफाइयां कर रहे हैं, वो बड़ा बेहतरीन सफाई करता है, वो जनाब वो आता है और जिधर से गंद दिखता है उसको उठा लेता है, बात करता है जी, बात तो खत्म होगी। हाथ वाले काम तो गए सारे। अब क्या होगा? दिस इज द वॉर बिटवीन एक्सप्लॉइटेशन एंड इररेलेवेंसी। एक्सप्लॉइट जितना भी हो जाता है इंसान, डर नहीं था, अब डर आ गया कि एक दिन एआई इंसान को पीछे छोड़ देगी। लेकिन एक इसमें सिल्वर लाइनिंग है, उम्मीद की किरण है, वो ये है कि इस एआई को भी इंसान ही प्रोग्राम करता है, इसका सॉफ्टवेयर भी इंसान ही बनाता है। अब हरारी लिखता है कि एक वक्त आज आपको पता है ना, आप आज भी देखें, आप इकोनॉमिक सिस्टम इतना कोई वो हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि इंसान तो मुश्किल है उसको हार्डली समझते हैं कुछ लोग। कहते हैं हरारी कहता है कि एक दौर आएगा कि कंप्यूटर यानी एआई इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे इकोनॉमिक सिस्टम को कि इंसान जो है वो वेट करेंगे कि यार ये एआई जो है ना, यानी ये रोबोट जो है, ये हमारे मुल्क के बजट को पास करेगा तो बजट पेश होगा। ठीक, इकोनॉमिक सिस्टम में भी आपके रोबोट्स आए, मशीन, आप टैक्स रिफॉर्म नहीं लगा सकेंगे। मसलन एआई ने अगर बजट पेश किया कि इस साबुन पे जनाब 20 रुपए का टैक्स है, हर बंदे को देना पड़ेगा, यू कैन चेंज इट, आप नहीं चेंज कर सकेंगे जी। दिस इज द वॉर बिटवीन इररेलेवेंसी एंड एक्सप्लॉइटेशन। मौजू बहुत बड़ा है, इसको हम बहुत आगे खींच के ले जा सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हमें क्या करना चाहिए। ये इतनी बड़ी तकरीर करने का मकसद यह है कि ये इतनी ज्यादा दुनिया तरक्की कर गई है, हम कहां मौजूद हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें जो बुनियादी नुक्ता बनता है हमें क्या करना चाहिए, वो ये है कि कन्वेंशनल मेथड से हट जाना चाहिए। जो रट्टाबाजी लगी हुई है हमारे यहाँ कि यार हर बंदे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलां बनना है, फलां बनना है, इन मेथड से हट के सोचना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल मेथड सोचने चाहिए। उसमें आपको पता है कि अभी पिछले साल पाकिस्तान की जो ऑनलाइन मार्केट थी ना, इसकी एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन पहुंची थी, $3 बिलियन। और पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ और लोग बड़े खुश हुए कि यार चलें $3 बिलियन आपके ये ऑनलाइन वर्क से, जिसमें अमेजोन है, जिसमें यूट्यूब है और ये दूसरी किसी चीजें आ रही। लेकिन आपको पता है कि हमारा हमसाया मुल्क है, एक ही दिन हम आजाद हुए, एक दिन का फर्क है ना, आजाद तो चले एक ही दिन, ऐलान बाद में हुआ। इंडिया $180 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है इंडिया, $180 बिलियन की, ये मैं कह रहा हूं किसकी, सिर्फ ऑनलाइन वर्क की हम बता रहे हैं, मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स नहीं बता रहा हूं। $180 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की, ऑनलाइन काम, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जिनको कहते हैं इनमें, और हम लोग देखें 3 बिलियन पे खड़े हैं। तो इसमें जो करने की जरूरत है वो ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, यानी वो रट्टा लगाना और उसके बाद इतना बड़ा फेज लेकर कहीं पे जॉब करना, ये एक वक्त आएगा अनकरीब कि ये इररेलेवेंट हो जाएंगे। दोस्तों इसमें सीखने की बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करें अपने अंदर जो आपको वक्त के साथ साथ हेल्प कर सकें। जब आप बड़े हों, जब जिम्मेदारी आप पे पड़े, तो आप उस स्किल को यूटिलाइज कर सकें साथ साथ। ये आपके दौर का सबसे बड़ा कंपटीशन होगा। स्किल आपके दौर में बहुत मैटर करेगी एंड इट्स अराउंड द कॉर्नर। ये बहुत करीब है जो मैं बात कर रहा हूं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपको तक कंप्यूटर्स मूर्स लॉ के मुताबिक तरक्की करते हैं, एंड मूर्स लॉ से कि कंप्यूटर एक्सपोनेंशियली तरक्की करते हैं, एक्सपोनेंशियल मैनर में जी, पावर में तरक्की करते हैं। इस तरह नहीं 1 से 2 3 नहीं, 10 की पावर में तरक्की करते हैं कंप्यूटर, इतना तेज। तो ये हार्डली 5 6 7 8 सालों की बात है भाई, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इस दौरान आपने अपने अंदर को ऑनलाइन
आप आज देखें आजकल लोग इतने मसरूफ हैं ऑनलाइन चीजों में, तो मेरे भी अब आपने डेली दिन का तो 1 घंटा अपने लिए निकालें, रखें, उसमें सोचें, उसमें सर्च करें। आजकल तो यार इतना ग्लोबलाइज्ड हो गया वर्ल्ड, हर पर्सपेक्टिव बंदा देख सकता है। उसमें आप सोचें कि यार मैं क्या सीख सकता हूं। आपकी मैट्रिक की बात छुट्टियां हैं, आपकी जनाब अगर कोई एफएससी वाले बंदे बैठे हैं तो इनकी सेकंड ईयर के बाद की छुट्टियां हैं, इनमें आप बड़ा टाइम दे सकते हैं। और मेरे भाई आप याद रखिएगा, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं यही हीरो होंगे पाकिस्तान के, यही लोग हैं जो एंड पे रेलेवेंट होंगे। आप उन लोगों की बात मत सुनिएगा जो कहते हैं कि आज से काम करने वाले, मजदूरी करने वाले या कहीं बाहर चले जाने वाले ये रेलेवेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा। इस बात को हम पहले प्रूव कर चुके हैं। आपने याद क्या रखना है, वो ये है कि अपने लिए आपने तो 1-2 घंटे मुख्तस रखने हैं, इसमें आप नई स्किल सीखने की कोशिश करें, कोई कोर्स करें, कोई डिप्लोमा करें, कोई ऑनलाइन जॉब के लिए, जिसमें आप क्या कर सकें, अपनी रेलेवेंट फील्ड के अलावा एक्सेल कर सकें, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आने वाला दौर जो है इसमें कंपटीशन बहुत सख्त है, और नौकरी और बिजनेस की जो दौड़ है इसमें इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा बंदे को फंसा के रख देता है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इस चीज को हम कंक्लूड करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, आधा घंटे का मुआहदा हुआ था, तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो हाजिरी देंगे।